अब इसके लिए है विचार कि डिसेंट्रलाइज हम जिसे कहते हैं कि उस छोटे छोटे बस्तियों में छोटे छोटे कार्यक्रम करके सबको एकत्रित लाना और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं का उसमें सम्मिलित होना। अगर थाना का एक ही कार्यक्रम लेना होता तो कहीं तो अच्छे हॉल में, एसी हॉल में हम कार्यक्रम ले सकते थे, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि हीरानंदानी स्टेट से कितने आएंगे, नौपाड़ा से कितने आएंगे, तो थोड़ी संख्या सीमित रहती है। उससे अच्छा बस्तियों में लेना है। तो अभी ये संघ के पंच परिवर्तन के विषय क्या हैं? बहुत सीधे साधे हैं, ज़्यादा हमें प्रयास नहीं करना है, लेकिन प्रयत्न करने हैं कि उसके हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। पहला विषय जो है वो है स्वबोध। स्व यानी आई। अभी मैं क्या हूँ? कोहम, संस्कृत में जिसे हम कहते हैं कोहम, मैं कौन हूँ? खुद को जानना। खुद को मतलब किसको जानना? हमारी शक्तियों को जानना, हमारे में जो चेतना है। आई इन द सेंस चेतना, शक्ति, इस नाते हम देखते हैं। तो स्वबोध, मैं क्या हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मैं जिस देश में रहती हूँ उसका इतिहास क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, उसका बोध होना, उसका बोध खुद करना और अपने आने वाली आगे की पीढ़ी को दिलाना। तो ये क्या करना है? अभी कुछ ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगी, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें रहती हैं। जैसे अभी धुरंधर 2 आया था, बहुत सुपरहिट मूवी है, सबने देखी ही होगी, अपने यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पे शुरू में भी एक वाक्य आया था और लास्ट में भी एक लाइन आई थी, वो था बलिदान परमो धर्मः। तो अभी ये बलिदान परमो धर्मः ये धुरंधर मूवी का ही लाइन है क्या? नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य से ये इतिहास ज़्यादा आगे सिखाया नहीं गया हमें, इसीलिए ये इतिहास हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है, अपनी अभी जो पीढ़ी है उसको भी बताना है। क्यों बताना है? जब हमें हमारा इतिहास पता होगा तब हमें उसके बारे में अभिमान होगा, स्वाभिमान हमारा जागृत होगा। नहीं तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू, अनफॉर्चुनेटली आई एम इंडियन, ऐसे शब्द नहीं आएंगे। इसके बजाय क्या आएगा? गर्व है मुझे मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व है मुझे मैं भारतीय हूँ। तो अब ये इतिहास कैसे समझना है? 2-3 उदाहरण देती हूँ। अभी हम महाराष्ट्र में जहाँ बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सबको पता है। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास कितने जनों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। इसी के लिए मैंने वो वाक्य बताया, बलिदान परमो धर्मः। सच में तो बलिदान क्या है, ये संभाजी महाराज का अगर हम चरित्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जिन्होंने, मतलब जिनके बारे में हमने इतिहास में सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी हैं। क्या? संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उन्होंने 11 साल राज्य किया और उनको मुगलों ने पकड़ा, उनको मार दिया, बस इतना इतिहास मैंने जो पढ़ा था इतिहास की पुस्तिका में वो मैं बता रही हूँ। लेकिन आगे जाके जब अभी इतिहासकारों ने काम करना शुरू किया और असली इतिहास सामने लाना शुरू किया, तब हमें पता चलता है कि संभाजी महाराज का जो संस्कृत पे जो होल्ड था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने 16 ग्रंथ लिखे थे, ये हमें कहीं बताया ही नहीं गया। उनको 40 दिन तक इतना अत्याचार उन पे किया। क्यों? तो सिर्फ तुम धर्म बदलो, हम तुम्हें बख्श देंगे। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, इसके लिए उन पे बहुत अत्याचार किया और उनको मारा। इसीलिए ये 40 दिन बलिदान मास करके बहुत जन संभालते हैं। मतलब ये गुड़ी पाड़वा के पहले दिन तक वो बलिदान मास चलता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है। मुंबई में अभी हम लोग को ज़्यादा पता ही नहीं है। सातारा, सांगली, कोल्हापुर में ज़्यादातर प्रयास करके ये विचार अभी तक पहुँचे हैं। उसी तरह से अहिल्या देवी होलकर, अभी हम लोग बहुत प्राउड से बोलते हैं कि वुमन लेड गवर्नमेंट है हमारे भारत में, महिलाएं अग्रस्तर पर हैं, मातृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व करती हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ही है ये जो अभी आगे जाके उजागर और हो रही है। अगर हमने इतिहास पढ़ा तो अहिल्या देवी होलकर जो 1600वीं सदी में होके गई थी, उन्होंने 36 साल तक राज्य शासन किया और वो भी परकियों का आक्रमण, मतलब मुगलों का आक्रमण चल रहा था। तभी के दिनों में उन्होंने अपना राज्य मुगलों से सुरक्षित भी रखा और अच्छा राजकारण भी किया और अच्छा समाजकारण भी किया। हमें क्या सिखाया जाता है? घाट बांधे, मंदिर जीर्णोद्धार किया, वे तो उन्होंने किया ही, लेकिन ना ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में ये छोटी बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात है, ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो ये इतिहास हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। हमारी ये बीच पीढ़ी जो चल रही है उन्होंने भी ये समझना है हमारी संस्कृति क्या है, ये बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। न कि उस पर अगर कोई सवाल पूछे तो वो निरुत्तर नहीं होने चाहिए, उनको उसका जवाब आना चाहिए। इसके लिए केरल स्टोरी, ये हम सभी ने देखी होगी तो देखिए दोनों पार्ट मूवीज़ के, क्योंकि उसमें वो बच्चियों का यही कहना था कि हमें संस्कृति के बारे में बताया ही नहीं, हमारे माता पिता हमारे घर में ये बताया ही गया नहीं। तो जब हमें सामने वालों ने पूछा हमारे पास जवाब ही नहीं था, तो हम अपने आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए और धर्मांतरित हो गए। फिर बाद में पता चला कि अरे नहीं, ये तो गलत है, सब हो रहा है वो। इसीलिए हमारे अभी ये हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू संस्कृति बहुत मतलब हिंदुत्व जो है ये एक आचार पद्धति है, एक यह हम कहते हैं कि एक उपासना पद्धति है जिसमें सब धर्म संप्रदाय सभी आते हैं, जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव कहते हैं, जिसमें हम भाईचारे की बात करते हैं। हम अपने हिंदुत्व की जो बात करेंगे उसमें हम समानता की बात करेंगे, मानवता की बात करते हैं। आसेतु हिमालय जो हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ रहने वाले सभी हिंदू हैं, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हम जब हिंदुत्व की इतनी बड़ी व्याख्या करते हैं, लेकिन तभी दहशतवादी या जो राष्ट्रद्रोही लोग होते हैं उनको हिंदुत्व एक ही धर्म के ही भाव में समझ में आता है, लेकिन हमें धर्म की भावना सिर्फ उपचार पद्धति से या जाति धर्मों से ही मालूम पड़ती है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये मैं आगे जाके एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूँगी। लेकिन ये स्वबोध हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये स्वबोध में हमें क्या करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने इतिहास हमें समझना है, संस्कृति हमें समझ लेनी है, ये बताई है। तो अभी ये संस्कृति किस कारण से हम उसका संवर्धन कर सकते हैं, तो 5 विषय हैं, 5 भ हैं। जो हमारे मूलाक्षर है उसमें जो भ आता है, ये 5 भ है। अभी ये भ भी थोड़ा सा ये हो गया है, डिफेम हो गया है, क्योंकि भ बोले तो सबको लगता है गाली देने वाली हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं 5 भ जो बोलने वाली हूँ। ये एक पहला आता है भाषा, अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा का संवर्धन करना है, इससे हमारी संस्कृति टिकी रहेगी। दूसरा भ जो आता है वो है भोजन का, अपनी जो भोजन संस्कृति है, वो भोजन संस्कृति जिसको यूएन ने भी बैलेंस डाइट करके डिक्लेयर किया है। लेकिन हमें क्या होता है ना, हमें दुर्भाग्य से ये आदत हो गई है, हम जब अपने पूर्वापार मतलब हमारे रीति रिवाजों से आए हुए करते हैं ना, परंपरा चलाते हैं, तो बहुत बार ऐसे आउटडेटेड है, बाजर जवार इट्स आउटडेटेड। लेकिन जब मिलेट्स करके आता है परदेश से, तो वो हाँ इट्स गुड फॉर डाइट। ये हमें थोड़ा सा आदत लग गई है। तो ये हमारी जो भोजन संस्कृति है, ये हमें इसका संवर्धन करना। तीसरा भ क्या आता है, भूषा। आजकल कंफर्ट के नाम पे, फैशन के नाम पे, फैड के नाम पे हम लोग सभी तरह के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, अपने अपने प्रांत की जो अलग अलग संस्कृति है, वेशभूषा है, उसका हम संवर्धन करेंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑफिस वेयर, पार्टी वेयर और अलग सा वेयर ऐसे डिपार्टमेंट्स करते हैं कि नहीं। बहुत सी मातृशक्ति जो है उनको ये पता है, वार्डरोब में अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। लेकिन जब अपन साड़ी पहनते हैं या अपनी परंपराओं के जैसे हम पहराव करते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है और सामने वालों का जो नज़रिया है वो भी बदल जाता है, वो आदरपूर्वक आ जाता है। तो हमें क्या करनी है, हमारी भूषा है, वेशभूषा है, वो हमें उसका संवर्धन करना है। भूषा, ये हो गए 3, भाषा, भूषा, भोजन। भ्रमण, ये चौथी जो भ्रमण है भ वाला, उसमें हमें भ्रमण करना है। हम लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के हम लोग को क्या पहले पता चलता है, बीचेस है, बीचेस जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मंगेशी मंदिर हैं, उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इतनी पुराने मंदिर है, उतना स्थापत्य शास्त्र आर्कियोलॉजी है, वो देखने लायक है। वो हमें हमारे बच्चों को और हमने भी देखना चाहिए। तो गोवा बोले तो सिर्फ बीच नहीं है, मंदिर भी है वहाँ के, वो जो देखने प्रेक्षणीय स्थल जैसे हैं। ऐसे भ्रमण की हमें क्या करना है, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे जो ये है किले हैं, दुर्ग हैं, उनको हमारे बच्चों को दिखाना है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत बार बीच रिसोर्ट्स यहाँ पे हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जो है हमारे दुर्ग और किले हैं, ये दिखाने भी हमें बच्चों को ज़रूरी है। तीर्थ क्षेत्र जो है वो भी दिखाने ज़रूरी है। तो ये हमें करना है। 5वां भ आता है भुवन का, भवन का। आपका घर कितना बड़ा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है ना,
वो देखना ज़रूरी है। वो कैसे आती है? तो भक्ति भाव से आती है, आप में के घर में कैसे विचार है उससे आती है। जैसे हम कहते हैं कि तुलसी होना घर में, ये हिंदुत्व की आइडेंटिटी है। तो हमारे घर में तुलसी है ना, हमारे घर में एक मंदिर है ना, हमारे घर में आने वाले कोई भी हो व्यक्ति, उसका हम आदर युक्त स्वागत करते हैं ना, ये हमारा हिंदुत्व है। तो ये आइडेंटिटी हम लोग संभालेंगे। तो ये 5 भ हैं जो हमें आगे जाके इसका संकल्प करना है कि ये 5 भ का तो हम लोग संवर्धन करेंगे। ये हो गया स्वबोध। दूसरा विषय आता है कुटुंब प्रबोधन, जो मेरे बहुत दिल के करीब का विषय है, इसीलिए कि मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं रोज़ टूटते हुए घर देखती हूँ, रोज़ कुछ जुड़े हुए रिश्ते भी देखती हूँ। जब टूटते हुए घर देखती हूँ तो बुरा लगता है कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ। छोटी सी बात होती है, लेकिन कोर्ट तक आने इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि पूछो ही मत। फिर हमें भी कुछ कर नहीं सकते, ऐसे सिचुएशन में आता है। तो कुटुंब प्रबोधन यह एक विषय ऐसा है कि जिसमें हम तो अपने लेवल पे तो कुछ कर ही सकते हैं और एकत्रित आकर सभी मिलके भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चीज़ें हैं छोटी छोटी। एक तो दिन में एक बार एक साथ सब भोजन एक साथ एकत्रित करेंगे। वो दोपहर का होगा, सुबह का हो गया या रात का होगा, एकत्रित करेंगे। इससे क्या होगा? आप बोलेगा अभी ऐसे कैसे पॉसिबल है, सबकी शिफ्ट्स रहती है, ये होता है, आने में लेट किसी को होता है। तो लेकिन अगर खाना नहीं, चलो खाना पहले खा लिया, लेकिन साथ में बैठ तो सकते हैं। एकत्रित बैठने का भी अलग अपना परिणाम होता है। एक वेब सीरीज़ है, आप किसी ने देखी ही होगी, थोड़े दूर थोड़े पास। उसमें डिजिटल फास्टिंग का उल्लेख आया है, जिसमें वो एक दादाजी रहते हैं, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर रहते हैं। और वो जब टूर से एक बार आते हैं तो देखते सभी जन अपने अपने गैजेट में मशगूल है और इतने गैजेट पे डिपेंडेंट है कि उनको सामने कोई बैठा है या सामने वाला भी कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, समझ में नहीं आता। वो एलेक्सा टेल मी दिस थिंग, तभी वो मेड भी बता देती है, अरे ये तो यहाँ पे ही है, आप उसको क्यों पूछ रहे हो। तो थोड़ा सा उसमें डिजिटल फास्टिंग के बारे में बताया है, जिसकी वजह से डिजिटल फास्टिंग वो रखते हैं, उनको पहले बहुत दिक्कत आती है घर वालों को, लेकिन बाद में उनको उसका इफ़ेक्ट समझ में आ जाता है कि अरे जो हम एक साथ रहते हैं घुल मिल के, प्यार अपना जो बड़ा है वो बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है। तो तब से जाके वो कुछ अपने सहूलियत से कुछ नियमावली बना लेते हैं। तो ये हमें करना है कुटुंब प्रबोधन में। क्या करना है? तो एक समय पे सबने एक साथ मिलकर भोजन करना है। हफ्ते में एक बार मंगल संवाद करना है। मैंने जैसा कहा कि मुझे फैमिली कोर्ट में जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और उसकी वजह भी समझ में आ जाती है कि संवाद ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, क्या हो रहा है पता ही नहीं है। मतलब घर में बहू खाना बना रही है, उसको खाने में रेसिपी जो है वो समझ नहीं आ रही है, वो माँ को फ़ोन करके पूछती है, अरे लेकिन सासू माँ वहीं बैठी है, उसको पूछना, वो अपने आप आराम से देखो भी बता देगी, आपको बता देगी। वो उल्टा ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकती है, क्योंकि पानी कितना गिरा है सब्ज़ी में वो देख के बता सकती, माँ फ़ोन से नहीं देख के बता सकती। तो ये जो है ये कम्युनिकेशन जो है, जिसकी वजह से सासू माँ भी थोड़ी खुट्टा हो जाती है, अरे तो मुझे पूछना, मैं सामने ही बैठी हूँ ना तेरे। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा संवाद, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये होने के लिए थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा टेक्निकल स्वरूप में करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियली साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, तेरे स्कूल में क्या चल रहा है। पहले बच्चे नहीं तैयार होंगे, अरे क्या मम्मी डैडी आप शुरू हो गए फिर से, ऐसे करके बात करेंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक बार शुरू करोगे आप तो अपने आप। क्योंकि TCS का जो उदाहरण अभी यहाँ पे कॉरपोरेट जिहाद का विषय आया, तब जाके ना पॉश कमेटी, जिस कमेटी की बात अभी मेरे परिचय में दी थी, हर संस्था में पॉश कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। लेकिन क्यों नहीं ये बातें सारी सामने आई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के, या क्यों बच्चियां सहन करती रहीं, क्यों उन्होंने घर पे बताया नहीं, क्यों उनके साथ संवाद नहीं हो पाया, क्यों उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। ये ऐसी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सुनने वाला चाहिए। अभी हम लोग जेनजी की बात करते हैं, अभी यहाँ पे जो प्रस्तुत किया वो तो जेनजी नहीं प्रस्तुत किया, तो वो सुनते हैं अपना, उनको जो अच्छा बुरा क्या है वो सिर्फ हमें दिखाना पड़ता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन ये बताते समय हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि उनका सुनना है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। नहीं तो आज AI ChatGPT, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान मिलता है क्या पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, वो बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझे ये तकलीफ़ है, मैं वो ChatGPT को बताने के बजाय मैं अगर माँ पिताजी को बता सकूँ तो उसको अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मुझे माँ पिताजी से मिल सकता है। लेकिन उनको उतना कंफर्ट देना ये हमारी ज़रूरत है।
तो ये जो है ये संवाद होने की, इसलिए मंगल संवाद होगा। हम महीने में एक बार हम सब एकत्रित कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, ये हम कर सकते हैं क्या? तो ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन का विषय है। जैसे भाईचारा ये शब्द रूढ़ है, वैसे भगिनी भाव ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर में जो मातृशक्ति है उनमें भगिनी भाव कैसे जागृत होगा, ये भी हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका विषय मैं आगे ले रही हूँ। विषय है पंच परिवर्तन का। ये हो गया कुटुंब प्रबोधन। और कुटुंब प्रबोधन में और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कुटुंब मित्र। क्या है कुटुंब मित्र? तो कुटुंब मित्र ये ऐसी संकल्पना है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं एक व्यक्ति करके 5 कुटुंबों से ऐसा संपर्क रखूँगी कि जिनसे मैं सुख दुख बांट सकूँ, बात कर सकूं, मिल सकूं। महीने में एक बार मिलूं, अरे तेरा क्या चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं तो मैं खुद को एक्सप्रेस करूं। ये होने के लिए मेरे 5 कुटुंब मित्र होने चाहिए और उनको भी 5 जनों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं सरस्वती ताई को उससे बात कर सकती हूँ, उसको मैं बता सकती हूँ। वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन नहीं देगा, सुनना है। आजकल ना सॉल्यूशंस बहुत मिल रहे हैं, सब जगह से मिल रहे हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुटुंब मित्र की संकल्पना भी अपने यहाँ पे ये भी रूढ़ होने की ज़रूरत है। तीसरा विषय जो है ये हो गया स्वबोध, हो गया कुटुंब प्रबोधन हो गया। तीसरा विषय है सामाजिक समरसता। ये सामाजिक समरसता क्या है? तो हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिखाया गया है एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर द लॉ। सो इक्वालिटी की बात सभी जगह पे लॉ में लिखी गई है, लेकिन ये जब तक रूटीन में हमारे आती नहीं है ना, तब तक उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये कैसे लाना है? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे घर में आने वाली जो काम वाली बाई होती है, हमारी सोसाइटी में आने वाले जो सफाई कामगार होते हैं, उनसे हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? उनसे हमारा व्यवहार अगर अच्छा रहेगा, एक हार्मनी टिकी रहेगी, तो अपने आप इक्वालिटी आ जाएगी। तो हमें ये सोशल हार्मनी करनी है। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं ऐसा दूंगी कि आप सभी ने कोरोना के समय में देखा है, मिलना किसी का ही किसी से हो नहीं रहा था, सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर रह रहे थे। मेरे पिताजी तभी गुजर गए थे लॉकडाउन में ही, जून में। और उनके सोसाइटी, ऑब्वियसली सभी सोसाइटी में रूल्स थे, उस हिसाब से आइसोलेशन का रूल था। तो लेकिन उस समय में भी 13 दिन तक सोसाइटी के हर घर से एक एक दिन खाना आता था। जैसे रिचुअल्स रहते हैं ना कि चूल्हा नहीं जलाते, 13 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, टिफ़िन आता था। मेरे को बहुत ये लगा कि यार कैसे, मतलब इतने रूल स्ट्रिक्ट हैं फिर भी रोज़ घर के दरवाजे पे टिफ़िन आता था और फ़ोन आता था कि दीदी खाना रखा है आपके लिए। तो ये हो रहा था क्यों? हम लोग सहजता से करते हैं। अपनी मातृशक्ति यहाँ पे जो है बैठी, वो कभी देखती है कि हमारे बाजू वाला किस धर्म जाति का है, किस पंथ का है? नहीं। अगर कुछ ऐसा क्षण आता है तो अपने आप भाग के जाती है। तो ये अपने में है ही गुण, सिर्फ क्या है उसको थोड़ा और सामाजिक रूप उसको देना है हमें। तो ये हमें सामाजिक समरसता लानी है। हम ऑफिस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस में काम करते समय जहाँ जहाँ से लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके साथ भी अपना व्यवहार सौहार्दपूर्ण होगा ना, अच्छा रहेगा ना, ये हमें देखना है। एक साथ सारे हम फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे हैं ना, ये हमें देखना है। कभी तो हम अपने घर में जो काम वाली बाई आती है उसके साथ उसके घर जा रहे हैं, उसके साथ हमने दिवाली मनाई है, ऐसा हम कर सकते हैं ना? ज़रूर कर सकते हैं। उसमें कुछ बड़ा ये नहीं होगा, प्रयास नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सामाजिक समरसता हमें अपेक्षित है। चौथा विषय जो है पर्यावरण। तो पर्यावरण मतलब हम अपने संस्कृति में पर्यावरण कूल जीवन जीने का हमारी संस्कृति सिखाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा करते हैं, नाग पंचमी करते हैं, तो बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि अरे क्या वड को 7 प्रदक्षिणा करने से, 7 राउंड मारने से क्या पति 7 जन्म मिलेंगे क्या? लेकिन ये एक कृतज्ञता भाव रहता है जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, क्योंकि वड का जो पेड़ है वो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, तो उसकी पूजा हम उस नाते कर रहे हैं। और वो जो सत्यवान सावित्री की कथा है वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही है सार। क्या है? तो सत्यवान को जब ग्लानि आती है तो सावित्री उसे वड़ के पेड़ के नीचे लेके, फिर बाद में उसका प्राण आता है। तो उसके लिए ये कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के लिए हम वटपूर्णिमा करते हैं। नाग पंचमी भी करते हैं क्योंकि जो नेचुरल बैलेंस है वो निसर्ग के सारे घटक करते हैं। जैसे नाग है मतलब सांप है,
चूहे हैं, सारे ये जो निसर्ग के घटक है, उनके लिए हम कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे करते हैं। आप अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसके साथ उंदीर मामा की भी पूजा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस संभाल रहे हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति सिखाती है हमें कि व्यक्ति से सृष्टि, समष्टि और परमेष्टि वो हमें संभालनी है। उसके लिए क्या करना है? तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है? 3 P ध्यान में रखना है। क्या है? पानी, जिसका हमें संयमित उपयोग करना है, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करना है। पानी, क्योंकि हमें अभी 24 घंटे पानी मिलता है, तो हमारा नल कभी कभी ठीक नहीं रहता, तो पानी की अपव्यय होता है, पानी यूज़ नहीं होता, मतलब ऐसी ये वेस्ट जाता है, तो उसका हमें संयमित उपयोग करना है। पेड़ लगाने हैं, तीसरा। और चौथा जो पी है वो हमें रिफ्यूज़ करना है। क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टालना है। तो ये हम अगर कर पाएंगे तो हम पर्यावरण पूरक जीवन शैली अपना रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये आसान और छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक, तो हमने एक प्रयोग किया परसों, शादी थी घर में एक हमारे, तो खरीदी कर रहे थे। तो आप सबको पता है पॉलीथीन की थैली में कपड़ा रख के वो लोग देते हैं। तो पहले उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे कि कम वज़न वाले प्लास्टिक की थैलियाँ उन पर बैन था। तो हम लोग जब दुकान में गए तो हम लोग ने 3-4 कपड़े ऐसे खरीदी किए थे, तो उन्होंने पॉलीथीन बैग में दिया। तो हमने बोला नहीं चाहिए पॉलीथीन बैग, आप रख लो। हम ऐसी हमने जो कपड़े की थैली लाई है उसमें हम लोग डाले। नहीं नहीं नहीं, वो अनफोल्ड हो जाएगा, अच्छा नहीं है। अरे लेकिन अनफोल्ड करके ही पहनना है ना, ऐसा थोड़ी ना लेके जाना है। तो उसको भी हमने गिफ्ट रैप, जो गिफ्ट देना था उसको हमने अलग तरीके से गिफ्ट रैप करके दिया, लेकिन थैली नहीं ली। 3 दुकानों में हम लोग जब गए, पहले दुकानदार ने हमें पागल समझा, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये कुछ बात होती है क्या? हमने कहा चलने दो, आपको पागल लगते हैं हम पागल, लेकिन हमें तो हमारे घर में प्लास्टिक नहीं लाना है, ऐसा हमने तय किया है। दूसरे दुकान वाले ने थोड़े से आश्चर्य से देखा, अरे ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। तीसरे दुकानदार ने लेकिन बहुत अप्रिशिएट किया। सब पढ़ाया ही जाता है, अच्छी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। वो उसने बोला कि आई, मतलब मराठी में उसने बोला, वो वैसे ही बताती हूँ क्योंकि उससे आपको वो भाव नहीं समझ में आएगा, एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाई। आई, शाळेत शिकवतात थुकायचं नसतं रस्त्यावरती, मग काका थुकतायत का? तो अभी ऐसा है ना कि मैं अगर उस भाई साहब का समर्थन करूं कि थूकना उनको ज़रूरी है, या फिर उन्होंने अभी तंबाकू खाई है तो उनको थूकना ही पड़ेगा, या फिर उनको अच्छा नहीं रहेगा, व्हाटएवर, लेकिन अगर मैं ऐसा उनका समर्थन करूंगी तो इसकी धारणा जो है, इसकी बिलीफ है कि स्कूल में जो सिविक सेंस सिखाए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उसका पालन करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसको धोखा रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका, आप बात सही कर रहे हो बेटा, एक काम करते हैं हम लोग, ये ना रिक्शा वाले अंकल से ही पूछते हैं। तो रिक्शा वाले अंकल को मैंने बोला कि भाई साहब अभी इसका जवाब आप ही देना, कि सिखाते तो स्कूल में ऐसा ही है ना कि थूकना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रिक्शा साइड में ले ली। मुझे थोड़ा डर लग गया कि अभी ये बोलेंगे उतर जाओ, ये वो ऐसा कुछ, या झगड़ा हो जाएगा, करना पड़ेगा ऐसा सब। लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़े से बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उतरे, पानी की बोतल थी उनके पास, उन्होंने मुंह धोया और मेरी बच्ची को देख के बोले, माफ़ करना बेटा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये है ना, ये बच्चों को जो स्कूल में सिखाया जाता है उसी तरह का वातावरण हमें समाज में और घर में भी रखने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, घाई रहती है हमें, ऑब्वियसली हम लोग हर बार गड़बड़ी में ही रहते हैं, मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं, तो सिग्नल हम नहीं फॉलो करेंगे और बच्ची को बोलेंगे नहीं नहीं सिग्नल तो पालना है, सिग्नल को तो फॉलो करना ही है, तो वो क्या समझेगी, ये बोलने की चीज़ है और करने की चीज़ अलग होती है। तो ऐसा नहीं, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हर पल कोई ना कोई हम लोग रूल फॉलो ही कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें करना है। नागरिक शिष्टाचार में है क्या, तो जब हम राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की तो बात करते ही है, आई हैव अ राइट ऑफ प्राइवेसी, आई हैव अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आई हैव अ राइट ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, बट व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, वो समझने की ज़रूरत है और उसका शिक्षण हमें घर से ही देना है और उसमें मातृशक्ति का योगदान बहुत ज़रूरी है। और ये करते समय भाइयों का भी उतना ही योगदान ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी, ये ऐसे है कि वो नागरिक शिष्टाचार में आता है और मैंने जैसे भगिनी भाव का विषय रखा है, उसी तरह से महिलाओं में होने वाले अत्याचार, ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है,
वो समाज की समस्या है। ये समझकर अगर हम समाज एकत्रित करके अगर हम देखेंगे तो उस पर हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, ये महिलाओं का विषय है तो ऐसा नहीं है ना। अगर अभी जो परतवाड़ में हुआ या फिर अभी पूना में हुआ, ये सब बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, तो ये रुकाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बच्चियों को तो हमें समझाना ही है, लेकिन अगर 4-5 साल की बच्ची है तो उसको गुड टच बैड टच सिखाने से अच्छा है पुरुषों को हमें सिखाना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है। ये भी हमारी अभी समाज की ज़रूरत है। और उससे क्या होता है ना कि देखते समय हम हर पुरुष को उसी नज़रिए से तो नहीं देख रहे हैं ना, तो उनके ऊपर भी सुई उठती है कि अरे ये भाई बोल तो रहे हैं या अच्छे से रह तो रहे हैं, लेकिन आगे जो है ना ये गलत है ना, क्योंकि किसी पे अविश्वास नहीं रखना चाहिए, मानवता पे विश्वास सबका अडिग रहना चाहिए। तो इसीलिए सबने मिलकर इस समस्याओं पे हल ढूंढना होगा। तो ये 5 विषय जो है, स्वबोध, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण और क्या रह गया, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, ये 5 विषय जो है ये हम स्वयं अपने जीवन में इसका अवलंब करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम संगठित होकर काम करेंगे। ऐसा अगर हम यहाँ पे संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है इस हिंदू सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। वन्दे